चलिए तो हम स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। तो जो मैंने कल बताया था उसको थोड़ा बहुत हम लोग कंटिन्यू करते हुए उसी पे बात करेंगे। सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करूं मैं, एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो कल जो मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ, एक क्विक रिकैप दे के आप लोगों को। तो देखिए, अगर मैं आपको लैपटॉप दे दूं या फिर कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स दे दूं, मॉनिटर दे दिया, सीपीयू दे दिया, या आपके पास लैपटॉप दे दिया, इस लैपटॉप के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है किसी भी तरह का, तो आपका जो लैपटॉप होगा वो सिर्फ एक मेटल का डब्बा रहेगा जो आपको 40-50 हजार का मिला है। इसका कोई काम नहीं रहेगा। जो कहते हैं ना, जैसे हमारा शरीर होता है, जिस्म बॉडी होती है और उसमें सोल होती है, तो बॉडी बिना सोल के बिल्कुल यूजलेस है, कुछ खुद से कुछ नहीं कर पाएगी। सोल जब बॉडी में जाती है तभी हमारी बॉडी वर्क करती है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर की सोल की तरह है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बस एक मेटल का डिब्बा, मेटल का टुकड़ा रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कोई भी फंक्शन करने के लिए, कंप्यूटर को कोई भी कंप्यूटर से काम कराने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। वेदर वो आपका कंप्यूटर ऑन होने के टाइम पे BIOS या UEFI शुरू होता है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या कुछ भी हो, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। हमने कल सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई भी किया था 3 पार्ट में, जिसमें मैंने बताया था कि जनरली हम सॉफ्टवेयर को 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी कई बार आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, कई बार अलग भी मिलेगा। ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हमें अब इन तीनों को अलग अलग से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। अक्सर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम दे देंगे, जैसे एंटीवायरस हो गया, या MS वर्ड हो गया, या विंडोज हो गया। इसको पूछ लेते हैं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, एप्लीकेशन है, ये यूटिलिटी है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझना है। आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा हम फास्ट पेस करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ही हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, BIOS हो गया, वो सब क्या है? हमारा सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, कल एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आज बात करूंगी। राजीव है क्लास में? उनका ही क्वेश्चन था ना, आई थिंक। यस मैम, यस मैम। जी। तो राजीव, आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है उसमें एक पिक्चर रहती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई पिक्चर रहती है ब्रांडिंग के लिए, और वो पिक्चर हटाने से कितनी बार भी कोशिश करे तो नहीं हट पाती है। अगेन हमने एक चीज डिस्कस की थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या वो BIOS है। तो देखिए, वो जो पिक्चर आपकी आ रही है लैपटॉप खोलने के फौरन बाद, वो पिक्चर BIOS यानी UEFI के ग्राफिक्स का पार्ट है। ठीक है। इसीलिए उसको हटाया नहीं जा सकता। अगेन, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजीली, विंडोज से लिनक्स कल भी आप लोगों ने कहा था, तो अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो उसको हम आसानी से चेंज कर देते, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो शुरू होता है तो हमारा विंडोज का लोगो दिखाता है, वो लोगो नहीं है। वो आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में एज अ चिप इंस्टॉल कर दिया गया है प्रोग्राम के तौर पे, और उसी के साथ वो एक पिक्चर को भी इंस्टॉल कर दिया गया है हार्डवेयर में। अब वो जो हार्डवेयर में इंस्टॉल कर दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तभी हटेगा जब टेक्निकली उस हार्डवेयर की चिप को हटा के, वहां से वो प्रोग्राम हटा के हम दूसरा प्रोग्राम डालेंगे। मतलब लैपटॉप के हार्डवेयर में लैपटॉप की बॉडी से छेड़छाड़ करनी होगी, तब जाके वो पिक्चर हटेगी। तो वो हमारा फर्मवेयर यानी BIOS का टाइप था। ठीक है। फर्मवेयर जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड रहते हैं, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, और वो जो पिक्चर थी जो चेंज नहीं हो रही है, वो फर्मवेयर का ही टाइप है। क्लियर है राजीव? यस मैम। ठीक है।
हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑलरेडी हम बात कर रहे थे, जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात कर रहे थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं। मैं इसके लिए आपसे एक और पीडीएफ शेयर करना चाहूंगी, वेट करें। पीडीएफ विजिबल है? यस मैम। जी। मैं हमेशा इग्नू के जो मटेरियल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती हूँ। और हमेशा अगर मुझे कोई कंटेंट लेना होता है, क्योंकि जब भी हम एनटीए में भी चैलेंज करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो वो हम चैलेंज करते हैं तो वो उसी क्वेश्चन को मानता है जो इग्नू के पीडीएफ में रहता है। अगर इग्नू के पीडीएफ में वो आंसर सही दिया हुआ है जो एनटीए ने आंसर की में प्रोवाइड किया है, तो वो चेंज कर देते हैं। तो इग्नू इज द मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्सेज जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं और जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। तो मुझे इग्नू का एक थैंकफुली सॉफ्टवेयर का एक पार्ट मिल गया। हालांकि इतने डिटेल में तो नहीं जाना है हमें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हम इससे निकालेंगे। ठीक है, तो ये इग्नू का पीडीएफ है, मैं बिल्कुल क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ना तीन तरह के होते हैं, यहाँ हम इग्नू से पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम। तीन तरह से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम कल बात कर रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है, एक हो गया ये कंप्यूटर का हार्डवेयर, ये मॉनिटर है ना। और कंप्यूटर का सीपीयू है। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, ये दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होगा? इसका और इसका कम्युनिकेशन किसकी मदद से होगा? इन सब के बीच में जो मैनेजमेंट होगा वो किसकी मदद से होगा? वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो ये उसी के थ्रू होता है। चाहे अभी इस पे एमएस वर्ड का एप्लीकेशन है, कोई फाइल है इस पे, कुछ भी है आपके कंप्यूटर में, तो वो फाइल जो ओपन होगी वो किसकी मदद से ओपन होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होगी। मतलब कंप्यूटर पे जो भी हम काम करते हैं ना, एक जो कहते हैं बहुत ही बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। देखिए, ये आपको इस वाले फिगर से समझ में आएगा। ये जो H/W है, ये हार्डवेयर है, यानी सबसे अंदर में हार्डवेयर है। उसके बाद ये हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में हमें कौन मदद करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम किसको रन करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को। और यही एप्लीकेशन प्रोग्राम जब रन होते हैं तो हम यूजर इस चीज को देख पाते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब हार्डवेयर का भी सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का भी जो बैकग्राउंड सारा वर्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। मतलब आपको सामने में फ्रंट में मुझे एमएस वर्ड दिखेगा, फ्रंट में मुझे एमएस एक्सेल दिखेगा, लेकिन जो बैकग्राउंड में उसको रन कर रहा होता है, वो जो बैकग्राउंड एक्टर होता है, वो कौन है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड वही एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है जो यूजर तक पहुंचता है। क्लियर है ये चीज? आई थिंक क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब आप लोग एक बार जब मैं ये पीडीएफ भेजूंगी तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप स्किम रीड इसको कर लीजिएगा। स्किम रीड मतलब वो जो सरसरी नजर हम डालते हैं। कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूंगी, लेकिन आप बेहतर होगा कि अगर इसको पढ़ लें। एकदम से एक लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है, टाइम कम है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस उधर ही दिमाग लगाना है। तो ये सब हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो लाइक मल्टीपल सिलेक्शन में 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या क्या काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो वो आपको फिर वहां से टिक करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, वही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में
टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट, ये सब चीजें जो मैनेजमेंट का काम होता है ना, पूरा डिपार्टमेंट वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल और फोल्डर को किधर मिलेगी, सारी फाइल ऑर्गेनाइज होके किधर रहेगी, फाइल को सॉर्ट करना, ये सब कुछ सब मतलब फाइल को ऑर्गेनाइज करके एक पर्टिकुलर एक फोल्डर है उसमें ये फाइल, जब हम अरेंज कर रहे होते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं हम और उसमें हम सारी फाइल्स को डाल देते हैं, तो ये जो नया फोल्डर बनता है ये किसके जरिए बनता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए बनता है। जो नया फोल्डर बनने में जो मदद करता है, जो सॉफ्टवेयर मदद करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और उसके बाद से जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उन सब का ट्रैक रखता है कि जितने सारे डिवाइसेस कंप्यूटर में लगे हुए हैं वो सब का ट्रैक। आपने यूएसबी लगाई तो आपको फौरन से एक आइकन आ जाता है कि हाँ इसमें एक यूएसबी लगी है और उसकी सारी फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं हम कंप्यूटर में, तो वहां पे बैकग्राउंड में कौन वर्क कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद से मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है और डेटा सिक्योरिटी का काम करता है। डेटा सिक्योरिटी मतलब एक डेटा दूसरे डेटा से मिल ना जाए, हमने जो डेटा इंटरनेट पे अपलोड किया वो सारे इंटरनेट पे ना चला जाए, हम जिस चीज को हम जिस हमारा जो इंफॉर्मेशन है हम इसको किसी पर्टिकुलर फाइल में सेव कर रहे हैं तो वो उसी फाइल में जाके सेव हो। तो ये सारी चीजों का जो एक ओवरऑल मैनेजमेंट का काम होता है ना कंप्यूटर का, वो सारा मैनेजमेंट का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर है? जैसे कि आपने डिलीट किया, कोई चीज डिलीट होती है तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, रिसाइकल बिन में कुछ दिन रहती है, कुछ दिन रहने के बाद फिर वहां से डिलीट होती है, तो ये सब चीजें कौन मैनेज कर रहा है, सब कुछ ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ना बहुत सारे टाइप का होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर नहीं है, वेट करें। आई डोंट नो, शायद पीडीएफ में कहीं गुम हो गया है, पता नहीं किधर है। मैं आपको बता देती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स ऐसे ओरली। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लें। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे टाइप होते हैं। लाइक 4-5 टाइप होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बस थोड़ा बहुत बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ लेते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है, और एक टाइम शेयरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, उससे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको ये कैसे हो गया। ठीक है, ये है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो दूसरा वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लोग लिख लेंगे ना, इधर से कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं मैम, बस बता दे आप। नहीं मैम, लिख ले, हम लिख लेंगे, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली नो पेन टैब से थोड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, एक बता होता दे है आप, फिर हो जाएगा। हाँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको थोड़ा इधर रख देते हैं। और फिर नेक्स्ट है, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, आप लोगों को अभी बता रही हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा। एक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन हमें उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हमें बस नॉर्मल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सबको ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि ये एक एक बैच में, नाम से ही क्लियर है ना, पहले एक काम होगा, पहले एक सबसे पहले जब स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री देखेंगे तो एक ये चीज है,
वेदर कहाँ गया वो? ऊपर में ही तो था मैम, अभी नजर आया हिस्ट्री। जी जी जी, हिस्ट्री तो नजर आया, लेकिन मैं जो दिखाना चाह रही हूँ वो नहीं नजर आया। हेलो, सॉरी, थोड़ा नॉइज इशू था इसलिए मैंने म्यूट किया था। ठीक है, आई थिंक वो पता नहीं किधर चला गया, जबकि मैंने देखा था इसी पीडीएफ में। आप लोग एक बार जब पढ़िएगा तो खुद से ढूंढिएगा, आई डोंट नो। तो देखिए, पहले जब मैं बता देती हूँ आपको, जब स्टार्टिंग में हमारा कंप्यूटर आया था ना, जब ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत स्टार्टिंग फेज था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि एक टाइम पे एक ही ऐप चल पाता था, बहुत सारे ऐप्स नहीं चल पाते थे एक साथ। जैसे अभी है ना, हमारे पास एक तरफ एमएस एक्सेल भी चल रहा होता है, एमएस वर्ड भी चल रहा होता है, इवन हम एमएस वर्ड का भी 2-3 टैब खोल के रखते हैं। एक टैब पे हम कुछ फर्दर काम कर रहे हैं, एक टैब पे दूसरी फाइल खोले हुए हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले जो चलता था, सिंगल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, मतलब एक टाइम पे ना एक ही काम हो सकता था। फिर धीरे धीरे जब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, तो फिर बाकी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए, जिसमें ये जो मल्टीटास्किंग वाला काम है, एक साथ डिफरेंट डिफरेंट ऐप को इंस्टॉल चलाने वाला काम है, ये चीज भी आ गया था। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लिखा मैंने इसको? ये। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ग्रुप्स में ये काम करता है। ठीक है, ग्रुप में काम करते हैं। जैसे आपने कोई भी डेटा दे दिया, अब कंप्यूटर अपना काम कर रहा है, कंप्यूटर काम करके आपको इनपुट दे देगा। ठीक है, मतलब क्या कि एक काम के बाद दूसरा काम ग्रुप में, इसके बाद ये, इसके बाद एक बार आपने डेटा दे दिया, एंड देन वो डिफरेंट ग्रुप्स में काम होगा, एंड देन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं इसको पूरा आपको मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि अगेन ये कंप्यूटर साइंस में चला जाएगा, उसके पीछे की 2-3 चीजें मुझे बतानी होगी। बस इतना याद रखें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रुप्स में काम होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे आप लोग ग्रुप्स लिख सकते हैं। ग्रुप्स में काम होता है, क्या होता है कि आपने डेटा सबमिट किया, अब उसके बाद यूजर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच कोई मतलब कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगेन वो आपको रिजल्ट आपके सामने लाके दे देगा ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे एक बार आपने सबमिट कर लिया, एग्जाम पेपर आपने सबमिट किया करेक्शन के लिए, ठीक है, तो अब जब आपने सबमिट कर लिया, तो फिर क्या आ जाएगा, वो आपके सामने रिजल्ट दे देगा। अब आप बीच में नहीं उसको चेंज कर सकते कि सबमिट कर दिया उसके बाद हम बीच में कुछ चेंज कर दें, मार्किंग में कुछ चेंज कर दें, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने सबमिट कर दिया, वो मार्क्स लाके दे देगा। बैंकिंग में इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है उस टाइम पे भी, या फिर सैलरी जनरेट हो रही है, तो वो सब किस में होती है? बैच ऑपरेशन में होती है। कि एक बार आपने रन का कमांड दे दिया, अब जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके उनके लीव के हिसाब से, जो भी उसमें प्रोग्राम सेट है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स में सबकी सैलरी आ गई। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप मैं हल्का सा आपको ग्लिम्स दे पाई होंगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट मुझे पता है होगा, मगर बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाने, क्योंकि हमें अभी और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स में वर्क करता है। एक बार सबमिट हो गया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और ग्रुप्स में काम होता है। और जब डेटा हम लोग सबमिट कर देते हैं, कंप्यूटर को दे देते हैं, तो फिर उसके बाद यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें डेटा रियल टाइम चाहिए, मतलब 1 सेकंड भी देरी की गुंजाइश नहीं होती। जैसे कार है, कार में आपने ब्रेक दबाया, ये जनरली ना एम्बेडेड सिस्टम्स में, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जनरली एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे, उसमें जनरली होता है। जैसे कि हमारी वो उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो हार्ट बीट दिखाती है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ अभी, एट इंस्टेंट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मशीन, जी, क्या आवाज नहीं आई? ईसीजी मशीन में, हाँ, ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन, हाँ ईसीजी मशीन हो गई, या कार की ब्रेक,
हाँ, ओके। तो ईसीजी मशीन हो गई या कार के ब्रेक्स हो गए, उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, 1 सेकंड का भी लेट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हम, है ना। 1 सेकंड में क्या से क्या हो सकता है, मिली सेकंड भी देर नहीं हो सकती। बिल्कुल जैसे ही डेटा आया कंप्यूटर को बस एज इट इज शो कर देना है। तो वो वाला जो काम होता है ना, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। जैसे कार की ब्रेक लगाई तो ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ब्रेक लगी, नहीं, फौरन ब्रेक लगनी चाहिए। तो ये जो एकदम फौरन रियल टाइम में आपका काम होता है, इधर आपने इनपुट दिया और सामने रिजल्ट आ गया, ये जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इस तरह के वर्क होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जहां जहां पे आपको रियल टाइम की जरूरत है, रियल टाइम में काम की जरूरत है, ठीक है, बिल्कुल टाइम लिमिट में आपको चाहिए। मतलब ये भी दो तरह के होते हैं, अगेन हार्ड आरटीओएस एंड सॉफ्ट आरटीओएस। तो उतना ज्यादा नहीं है। हार्ड मतलब क्या है कि एकदम ही टाइम लिमिट चाहिए, जैसे ईसीजी मशीन्स है, जो हार्ट बीट वाली मशीन है, 1 सेकंड क्या 1 मिली सेकंड का देर भी नहीं दिखा सकती। लेकिन सॉफ्ट आरटीओएस क्या हो गया, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग है, 1 सेकंड का अगर कहीं बहुत थोड़ा बहुत लेट हो गया तो चलता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो होता है, इसको भी हम फर्दर 2 टाइप में बांट सकते हैं, HRTOS और हार्ड आरटीओएस और सॉफ्ट आरटीओएस। चाहे तो लिख सकते हैं, मे बी क्वेश्चन आ जाए, चाहे तो नहीं लिख सकते। हार्ड मतलब बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपका फौरन से फौरन काम हो जाना चाहिए। जैसे ब्रेक है, ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाया 1 सेकंड बाद जाके ब्रेक लग रहा है, नहीं, वो चीज नहीं चल सकती है आपकी। और सॉफ्ट आरटीओएस वीडियो स्ट्रीमिंग, उसमें भी रियल टाइम ही डेटा चाहिए, लेकिन हाँ 1 सेकंड 2 सेकंड का लेट एक्सेप्टेबल है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे हाँ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। अगर हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे इसमें क्या होता है ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सारे टास्क को 2-2 मिनट 2-2 मिनट ऐसे करके डिवाइड कर देता है, टाइम शेयर कर देता है। जैसे कंप्यूटर लैब में बैठ के 10 बच्चे वर्क कर रहे हैं, वो सब एक ही सर्वर का यूज कर रहे हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क कर रहे हैं। सबको दिखेगा कि मेरी फाइल सेव है, उसके बाद मेरी सेव है, उसके बाद मेरी सेव है, मतलब सबको लगेगा कि ये साइमल्टेनियसली एक के बाद एक वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो वो सब क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब पहले इनका काम हुआ, फिर उनका काम हुआ, फिर एक क्यू में जो पहले काम है वो कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा काम कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, सबके लिए टाइम शेयर्ड रहता है। नाम से ही क्लियर है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एक आता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जनरली हमारे जो इंडिविजुअल यूज के लिए हम यूज करते हैं, विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, जो भी, वो क्या हो गया पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। अगेन इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस आप इतना याद रखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, टाइम शेयरिंग से भी मे बी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, हम आगे बढ़े। टाइम शेयरिंग वाला एक बार बता दे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें हर टाइम का एक क्यू रहता है, मतलब एक के बाद एक काम होता है। जैसे आप सीक्वेंस क्लास, में। हाँ आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा रही हूँ, बस थोड़ा सा रिलेट करें इसको। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, या फिर मैं ही अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप सबने क्वेश्चन पूछा, तो मैं मान लीजिए कि 5 बच्चों ने हैंड रेज किया, तो मैं पहला 2 मिनट आपको बताऊंगी, फिर 2 मिनट नेक्स्ट स्टूडेंट को बताऊंगी, 2 मिनट नेक्स्ट स्टूडेंट को बताऊंगी, मतलब सबके लिए मैंने टाइम शेयर कर दी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेरा एक एक करके काम हो रहा है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही होता है, डिफरेंट टास्क जो है सबके लिए अलग अलग टाइम लिमिट लग जाता है। पहले वो टास्क एग्जीक्यूट होता है, फिर नेक्स्ट टास्क एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद अगला टास्क एग्जीक्यूट होता है, ऐसे ही करके सारे टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जी मैम। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ना सीपीयू, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये वर्ड है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसी का वर्क करता है, मतलब सीपीयू को शेड्यूल कर देता है, ठीक है, तो पहले ये वाला काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, ऐसे करके, मतलब पहले तुम ये इस काम को अंजाम दो, फिर इस काम को अंजाम दो, फिर इस काम को, ऐसे सीपीयू में शेड्यूल कर देता है एल्गोरिदम के हिसाब से। क्लियर है, मतलब हर टास्क को एक लिमिटेड टाइम के लिए रन करना है, यानी इस टास्क को 2 मिनट मिला है ना, इस टास्क को 2 मिनट मिला, सबको 2-2 मिनट लिमिटेड टाइम मिला, और सारे टास्क एक के बाद एक साइमल्टेनियसली रन हुए।
क्लियर है जी? अब हम आ जाते हैं हमारे ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा पार्ट है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के बारे में कल ही मैंने आपको बताया था। ट्रांसलेटर ऐसा वो बीच की कड़ी होते हैं जो हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे ABCD में हम जो कोड कंप्यूटर को देते हैं, उसको वो किस में चेंज कर देते हैं? उसको वो चेंज कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। किस में चेंज करते हैं वो? मशीन लैंग्वेज बाइनरी में। लैंग्वेज। हाँ, बाइनरी लैंग्वेज में 1-0। ये बस उसी तरह है कि जैसे आप गए फ्रांस चले गए आप, या आप कहीं किसी ऐसी कंट्री, चाइना चले गए, चलिए चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना चले गए, अब आपको तो उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, चाइना वाले लोगों को सिर्फ चाइनीज। अब चाइना के किसी गांव में गए, वहां सिर्फ उन्हें चाइनीज ही समझ में आ रही है, तो आपने एक बीच में ट्रांसलेटर हायर कर लिया, आपने अपनी बात उसको बताई कि देखो मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारी ये जमीन मुझे खरीदनी है। फिर उस ट्रांसलेटर ने चाइना की लैंग्वेज में, जो भी उनकी लैंग्वेज है, बड़ी थोड़ी टिपिकल है, मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी, तो वो उस लैंग्वेज में बता दिया उसे। तो वो जो बीच वाला काम, जो बीच का इंसान कर रहा है ट्रांसलेटर, वो सारे काम जो कंप्यूटर में होते हैं वो आपके ट्रांसलेटर वाले सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में आगे आपका एक असेंबलर, फिर उसके बाद से है कंपाइलर, एंड देन है इंटरप्रेटर। मैंने बताया था कि तीनों का काम ही ट्रांसलेशन वाला है, लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग है। असेंबलर जो होता है वो जनरली असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में काम करता है। असेंबली लैंग्वेज NUM ऐसे रहता है ना, NUM और 10S करके कुछ भी रहता है। तो इस पे कुछ ज्यादा ही गंदी राइटिंग होती है जब मैं टच पैड के थ्रू लिखती हूँ, खुद भी यकीन नहीं होता कि मैंने लिखा है। तो इसको ये क्या कर दिया, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है आगे। तो ये असेंबलर का काम होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है। नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। देन हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के लिए बना हुआ है। कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के लिए बना हुआ है। अब जब दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के लिए बने हुए हैं, तो फिर क्या जरूरत है दो अलग अलग नाम लेने की? तो दोनों में फर्क ये होता है कि इंटरप्रेटर जो है ना, इंटरप्रेट करके, मतलब समझ समझ के, लाइन बाय लाइन, हर लाइन को चेक करता है, तब उसके बाद कोड को ट्रांसलेट करता है। जैसे कि मैंने लिख दिया ये सब पूरा मैंने कोड लिखा कुछ ऐसे करके, ये पूरे मैंने कोड लिखे हैं, कुछ भी ह्यूमन लैंग्वेज में मैंने कोड लिख दिया। अब ये क्या करेगा इंटरप्रेटर? पहले इस लाइन को करेगा 10 में, फिर इस लाइन को करेगा, फिर इस लाइन को करेगा, फिर इस लाइन को करेगा, ऐसे करके वो सारी लाइंस का एक 1 by 1 लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये वाली लाइन ऐसे इट इज अनदर ट्रांसलेटर प्रोग्राम है ना, तो अगर इंटरप्रेटर को दिया जाएगा तो ये पहले इस लाइन को करेगा, देन इस लाइन को, है ना, लाइन बाय लाइन करेगा। लेकिन अगर कंपाइलर की बात करें, तो अगर मैंने ये पूरा कोड, इतना बड़ा सा कोड दिया हुआ है मैंने कंप्यूटर को, पूरा 1 पेज का कोड है मेरा ये, तो ये क्या करेगा? पूरे एक प्रोग्राम को डायरेक्ट, एक पेज को ही, जो पूरा एक आपने सेलेक्ट किया है, लाइन बाय लाइन के अलावा पूरा जो एक कोड है उसको अगेन एक ही बार में बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जो भी इसका बाइनरी कोड होगा। कंपाइलर क्या करता है? पूरे को एक बार चेंज कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। आखिर दो अलग अलग की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जब, जैसे आपने कंपाइलर यूज किया, अब आपने कंपाइलर के थ्रू कोई कोड लिखा, ठीक है, जैसे कि हमने कोई कोड, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे ये C+ का कोड है, ठीक, ये आपने कुछ कोड लिखा, ठीक है। अब ये आपने कोड लिखा और इसे कंपाइलर में डाल के इंटर किया। अब इंटर क्या किया, और आपका रिजल्ट आने की बजाय, कुछ रिजल्ट इसका होना चाहिए, रिजल्ट आने की बजाय आपको क्या दिखा रहा है कि एरर। अब आपने बहुत बड़ा कोड लिखा, किसी वेबसाइट के लिए कोड लिखा, अब वो आपने एंटर किया, आ रहा है। अब ये तो बहुत छोटा सा है ना, मान लीजिए कि इसमें 100 लाइंस होती, 200 लाइंस होती, बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइंस होती। अब इसमें क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो कोडर होते हैं, अब वो क्या करेंगे? हर एक लाइन को तो चेक नहीं करेंगे ना, हर एक लाइन को चेक करने में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। वहां पे एंट्री होती है इंटरप्रेटर की, इंटरप्रेटर एंट्री करता है और हर एक लाइन बाय लाइन चेक करता है, अच्छा इस लाइन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, वो एग्जैक्टली
बता देता है कि तुम्हारी इस लाइन में गड़बड़ी है, यही इसी लाइन की गड़बड़ी की वजह से जो तुम्हारा कोड है वो वर्क नहीं कर रहा है, तुम्हारा कोड पूरी तरह से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से तुम इस लाइन को चेंज कर दो। तो वो जो प्रोग्रामर होते हैं वो उस लाइन को चेंज कर देते हैं। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करके डिबगिंग के लिए, एरर फाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। कंपाइलर फास्ट होता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जैसे ये सारे प्रोग्राम को स्कैन करके कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। अरे लाइन बाय लाइन में लाइन पड़ गई इसी पे। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को, इंटायर प्रोग्राम को कर देता है। टाइम कम लगता है, ऑब्वियस सी बात है, पूरे एक ही प्रोग्राम को एक बार में कर देगा तो टाइम तो कम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि लाइन बाय लाइन चेंज करता है। डिबगिंग प्रोसेस स्लो होता है। अब डिबगिंग मतलब क्या? एरर चेक करना कि ये कोड क्यों नहीं वर्क किया, वो चीज चेक करना। बग मतलब प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। डिबगिंग, प्रॉब्लम को हटाना। तो क्या करेगा कि डिबगिंग स्लो रहता है, इतना पूरा प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसका फास्ट रहता है क्योंकि हम एग्जीक्यूशन को फौरन से चेक कर लेते हैं। अब बड़ा प्रोग्राम है, उसमें अगर हम इंटरप्रेटर लगा देंगे तो घंटों लगा देगा, घंटों नहीं, जनरली ज्यादा टाइम लगाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा प्रोग्राम है तो वो इंटरप्रेटर फौरन से उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता देगा। क्लियर है? आई होप ये कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर वाली चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन आ जाता है जनरली, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। असेंबलर में मैम क्या बताया है? असेंबलर बस असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में थी बताइए तो, मतलब लो लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज थी। तो मशीनी लैंग्वेज था, सेकंड में था। नो 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 नो, सेकंड में। मैम असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन। जी, ये देखिए यही तो है असेंबली लैंग्वेज। और मैंने बताया था ना, सिंबल भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो इस जो असेंबली लैंग्वेज है इसको वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर है उसका नाम असेंबलर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ये चीज हम समझ गए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर इसके बारे में समझ गए। देखिए इग्नू में ना सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही टाइप में दिया हुआ है ना, ये यूटिलिटी प्रोग्राम को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप में इसने दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कई बार एप्लीकेशन, लेकिन हम इग्नू की चीज को मान के चलेंगे क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक है। तो और इग्नू ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप से में दिया है कि यूटिलिटी प्रोग्राम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, तो हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट मानेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज यूटिलिटी प्रोग्राम में आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यूटिलिटी प्रोग्राम, तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर मार्क करेंगे, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्क नहीं करेंगे। इन केस अगर आंसर आपका गलत होता है आंसर की के थ्रू, तो आप ऑब्वियसली जा सकते हैं, मतलब चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप, यूटिलिटी प्रोग्राम को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में डालेंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम होता क्या है, ये एक सोचने वाली बात है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यूटिलिटी प्रोग्राम ला दूं। ठीक, देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम वो होता है जो आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने का काम करता है, पूरी मैनेजमेंट। लेकिन अब मैनेजमेंट के साथ साथ हमें मेंटेनेंस भी तो चाहिए ना, कि टाइम टू टाइम हमारे डिवाइस में कोई वायरस तो नहीं आ गया, हमारी डिवाइस, हमारा सीपीयू में ज्यादा स्टोरेज कुछ तो नहीं हो गया, बहुत ज्यादा स्टोरेज से सीपीयू स्लो तो नहीं हो गया। ये सब चीजें, ये सब चीजों को, ये सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो काम आते हैं वो कौन से आते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम को, हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करने का, जैसे कि आपका हो गया एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। रुक जाइए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए मैं आपके ये वाली स्लाइड शेयर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो ये क्या करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद कर रहा है। अब ये क्या करेगा? जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, होते हैं बहुत सारी एंटीवायरस आप फोन में इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैक, ये विंडोज का एंटीवायरस है मैकएफी। आपके पास अक्सर आता रहता हुआ कि मैकएफी का आपका जो है सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, जल्दी से कर लीजिए इंस्टॉल, ऐसे करके जल्दी से सब्सक्राइब करें। वो सब क्या है? सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क क्लीनअप
क्लीन कर लीजिए। अक्सर आते हैं ना कि आपके डिवाइस को क्लीन अप की जरूरत है, तो वो जितनी भी फाइल से लार्ज फाइल है वो दिखा देते हैं आपको कि ये लार्ज फाइल है, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, सिस्टम स्लो हो रहा है। तो आप जाके तो जितनी भी चीजें अपडेट करने के लिए जो अपग्रेडेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सब यूटिलिटी मतलब क्या, जो ये सॉफ्टवेयर के असिस्टेंट पीए के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट टूल, कंप्रेस करना, बैकअप टूल जितने भी होते हैं आपके, ये सब क्या है, सब के सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगर एंटीवायरस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो किस में आएगा, तो आप किस में लिखेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में लिखेंगे। अगर आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखेंगे। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ ग्रेट, सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखेंगे। गलती से भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्क नहीं करेंगे। अगर कई बार ऐसा हुआ है, 1-2 शिफ्ट्स में ऐसा हुआ है कि एंटीवायरस पूछा है एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे दिया है, और भी 2-3 टाइप्स दे दिया है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब एक आपसे क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि एमएस ऑफिस और एमएस विंडोज, ये दोनों किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस कौन सा है और एमएस विंडोज कौन सा है? मैं एप्लीकेशन के लिए आपको बता दूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि आपको स्प्रेडशीट बनानी है तो आपने एक्सेल बना लिया। अब बताइए मुझे कि एमएस ऑफिस ऑफिस एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सिस्टम, ये ऑपरेशन एप्लीकेशन हाँ, सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन है। विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर की टाइप में आया ये? यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जी सिस्टम सॉफ्टवेयर याद ओके। रखना है। विंडोज जो है कंप्लीट सिस्टम को चलाता है। हाँ, तो ये हमने अभी पढ़ा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंडर में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का 3 टाइप पढ़ा हमने। कौन कौन सी टाइप थे वो 3, बताइए तो आप लोग, जो इग्नू की फाइल में पढ़ा है हमने। जी मैम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, और हाँ। लास्टली हमने अभी पढ़ा यूटिलिटी प्रोग्राम जी या यूटिलिटी, ये सॉफ्टवेयर। ग्रेट हसनैन। तो ये तीनों क्या है, तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ये अगेन पीवाईक्यू था, मैच द फॉलोइंग में आया था, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीजें? अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे चले। टाइम भी हो गया है, इतना कुछ पढ़ाने को है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया आपको। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैं जल्दी जल्दी कुछ चीजें बता देती हूँ आपको। एमएस वर्ड के बारे में डिटेल में हम एमएस वर्ड का अलग से जब क्योंकि इसके शॉर्टकट्स भी आते हैं, एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन हाँ, आपको याद कर लेना है कि जितने भी एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, जितना भी है ये सब कुछ क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, जो ग्राफिक बनाने के लिए एमएस पेंट है, एमएस पावर पॉइंट है, एडोब फोटोशॉप है, जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर है जो कोई स्पेसिफिक काम के लिए यूज कर रहे हैं आप, वो क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 टाइप हैं, देख सकते हैं आप लोग, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 टाइप कौन कौन से हैं? देखिए ये है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, वही एमएस वर्ड, एमएस, और ये स्प्रेडशीट, एमएस, ये नोट्स वगैरह क्या आते हैं, नोटपैड, जो भी है वो सब किस में आ जाएगा आपका, वर्ड प्रोसेसिंग में, स्प्रेडशीट में, एक्सेल आ जाएगा, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये 3-4 तरह से इन लोगों ने क्लासिफाई करके रखा है। और अगर इग्नू ने क्लासिफाई किया तो स्क्रीन मैम रुका हुआ है क्या, या कुछ नहीं बता रहे हैं? अच्छा, मैं सॉरी मैं शेयर ये वाला नहीं कर रही थी। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है? मैम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ा क्लियर बताइए, इतना फास्ट बता रहे हैं तो फिर
अच्छा अच्छा, ज्यादा फास्ट हो गया। असल में चीजें कंटेंट इतना ज्यादा है, एक तो मैं शॉर्ट करूं अगर तो आपका क्वेश्चन छूटेगा, और सारी चीजें बता रही हूँ तो टाइम नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे करूं। मैम जितना कम ही समझाइए धीरे धीरे, ताकि समझ में आ जाए, हाँ Yes, हाँ ma'am. क्योंकि नंबर्स कंटेंट बढ़ाने से ये नहीं है, ज्यादा नॉलेज। हाँ हाँ हाँ, नॉलेज ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कल ही करते हैं फिर, है ना? Yes, ma'am. Thank you. क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रीवेयर के बारे में, शेयरवेयर के बारे में। आप लोगों को सर ने पढ़ाया होगा ना, यूनिट 8 जो एजुकेशन वाले हैं उनको वो पढ़ाया होगा, सीसी ये वाला पढ़ाया है। नहीं अभी मैम, सर, नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी होगा आगे। चलिए, तो उससे कनेक्ट, हल्का सा कनेक्टेड है लेकिन वो अलग चीज है। जैसे फ्रीवेयर के बारे में पढ़ेंगे, शेयरवेयर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो आप उसको लैपटॉप पे चढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा, वो बोलेगा कि अलग से तुम्हें लैपटॉप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कितने सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना, आप एक बार इंस्टॉल कर लो उस एप्लीकेशन को, तो क्या करेंगे, बस आपके सामने एकदम मेरा ऐप ले लो, मेरा ऐप ले लो प्लीज, मेरा इसका पेड वर्जन ले लो, जल्दी से पे कर दो, पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कितना सारा आपके पास आता है नोटिफिकेशन। तो वो Yes, ऐप, ma'am. हाँ, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एक नाम होता है, उसको हम नैगवेयर कहते हैं। मतलब हर टाइम नैग करते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, प्लीज मेरा प्रीमियम वर्जन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये सारे इतने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप है, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, नैगवेयर, ट्रिपलवेयर, सब हम पढ़ेंगे कल, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक, 2 मिनट बचा हुआ है, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना है तो बता सकते हैं, कुछ सजेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, पूरी आजादी है। बोलिए बोलिए जल्दी, किसी को कुछ नहीं बोलना, क्लास खत्म किया जाए। जी मैम, ब्रेक दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर Thank you, क्लास को ma'am. हाँ खत्म करते हैं। आप लोग 2 मिनट सुकून की सांस ले लीजिए, फिर जाके पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि अभी कंटिन्यूअसली क्लास होंगी। जी मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कल हम लोग देखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, कल हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कभी मैम टाइम बचता है तो बता दिया कीजिए सेट किस तरह से मारा जाए जिससे कि अधिक से अधिक नंबर आए, क्या कंसंट्रेशन करना चाहिए, किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि आपसे बेहतर एक्सपीरियंस अभी फिलहाल करंट में कोई नहीं है। हाँ हाँ, वो चीज की किस तरह सेट लगाना है, मॉक टेस्ट किस तरह लगाने हैं आपको, उस चीज के बारे में। मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाने तो शुरू कर दिए होंगे, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 90% सिलेबस तो कंप्लीट है ना? एक 70 to 80% तो कंप्लीट होगा। मॉक तो यस मैम, सबसे यस पहले मैम। ना मॉक लगाएं, तो मॉक के बाद एनालाइज तो जरूर करें। मैं कहूंगी कि अभी से अगर पेपर 1 का तो एक एक मॉक लगाना शुरू कर दें आप, और एक मॉक लगाएं तो 1 घंटा मॉक का तब तक फायदा नहीं है जब तक आपने मॉक को एनालाइज नहीं किया। एक एक क्वेश्चन जो आता है उसको भी, जो आपने सही किया है उसको भी, जो आपने गलत किया है उसको भी, सबको देखें, तब तभी जाके आपको सेट फायदा देगा, ऐसे नहीं फायदा देगा सिर्फ मॉक लगा के हम नंबर से। अगर आपका अच्छा भी नंबर आ रहा है तभी भी आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कोई मॉक लगाया, क्वेश्चन लगाए, तो उसका पहले ना आप वो चीज देखें, और जनरली सेट किस तरह लगाना है, तो इसके लिए मैं एक बार आपको ना मॉक टेस्ट आपके सामने शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे मॉक टेस्ट लगाती हूँ। स्पेशली जो क्वेश्चन नहीं मुझसे बनते हैं, मैं उसको किस तरह अटेम्प्ट करती हूँ, एजुकेटेड गेस किस तरह लगाते हैं, वो सब चीजें मैं एक दिन आपके सामने एक लाइव मॉक शेयर करूंगी, तो उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक वो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा, राइट? यस मैम, यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। मैम पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट होना गुड, मतलब सही है, कितना होना चाहिए सही? 4। कम से कम कितना स्कोर लाएं जो ताकि मतलब जीआरएफ तक अच्छा पहुंचा जा होगा। सके। देखिए, आपका जो मेन क्वेश्चन है, नहीं नहीं, 40 तो बहुत ज्यादा है। अगर 30 to 35 आप कर रहे हैं तो लाइक आप बहुत अच्छे
पार्ट में है। 32 इवन 30 प्लस होना चाहिए, जैसे 32 आ रहा है, 33 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप ठीक है। 30 to मैम 35 से अब नहीं जा रहा है। हसनैन सर, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, आज आप रहने दीजिए क्योंकि सर का कभी मैसेज ड्रॉप हो सकता है। 8:59 भी हो गया, ठीक है, तो ठीक हम है, लोग ठीक है। एक दिन डीआई के बारे में बात करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आ और गया है। मैं ये आपको भेज देती हूँ पीडीएफ आप लोगों को, इग्नू वाला। ओके ओके मैम, थैंक यू, यस थैंक यू। मैम, यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक थैंक यू, यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम। थैंक यू। Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम सामिया।